नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश। ईश्वर हाय की सुमित। कृपा है। हाय दादा, नमस्कार सभी को, भाइयों को। ईश्वर की कृपा है। फेलोशिप का सुंदर साथ है। और एक एक दिन के हिसाब से शराब के जहरीले जानलेवा गुट से दूर हूँ। दोस्तों, हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप का बहुत बहुत आभार है। और इस ग्रुप का, ऑनलाइन मीटिंग का, मेरी सोब्राइटी में बहुत बड़ा हाथ भी है। और वो कैसे है हाथ, वो मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जब मैं पहले दिन जुड़ा था यार, उस समय फेथ नाम का शब्द ही नहीं पता था मुझे। मैं पूरा डरों में जी रहा था। और कोई मुझसे पूछता क्या तुमको ये डर है वो डर है, मुझे हाँ हर प्रकार का डर था पहले दिन। और वहां से धीरे धीरे कैसे मेरे अंदर वो फेथ की जर्नी शुरू हुई, मुझे नहीं पता। कहाँ तक आया हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन कहाँ जाना है, वो स्थायी रूप से एक ही समाधान है जो मुझे एबीसी 3 पर्टिनेंट आइडिया में बताया गया है कि मैं शराबी था। मेरी जिंदगी अस्वस्थ हो चुकी थी। कोई भी मानवीय शक्ति मुझे सही नहीं कर सकती थी, और एक ही ईश्वरीय है, ईश्वरीय तत्व ही मुझे सही कर सकता है यदि वो करने दे तो, और मैं चाहूँ तो इसमें मेरी चाहत का बहुत बड़ा योगदान था, जो मुझे यहाँ पे फेलोशिप में आते आते पता लगा। विलिंगनेस, ऑनेस्टी, ओपन माइंड के साथ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फियर वर्सेस फेथ। ये वर्सेस क्यों लिखा है? फियर एंड फेथ भी लिख सकते थे, फियर और मतलब डर और विश्वास भी लिख सकता था मैं। क्योंकि दोस्तों, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। या तो मैं फियर में जीऊंगा, या मैं फेथ मतलब विश्वास के साथ जीऊंगा। और ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि फियर बढ़ेगा तो फेथ कम होगा, और फेथ बढ़ेगा तो फियर को कम होना ही पड़ेगा। ये मेरी मुझे लर्निंग जो मिली है मुझे फेलोशिप में आने के बाद, वो ये मिली है। और दोस्तों, जो भी मैं अपने शेयरिंग के माध्यम से जो भी चीज़ें बताऊंगा वो मेरी खुद की होंगी। और यदि उसमें से कुछ चीज़ बुरी लगे तो माफ़ कर देना, और मुझे जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, शुरू करते हैं डर से, फियर से। ये डर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, और वो छीनते ही जा रहा था मुझसे। और जितने भी मेरे आध्यात्मिक प्रोग्राम में आने के बाद जो भी टूल्स बताए गए थे ना, जितने भी टूल्स शुरू से लेके आज तक, उन सबको ये डर ने, इस डर ने पूरी तरह छीन लिया था मुझसे। और वो क्या थे? जैसे स्वतंत्र स्वाधीनता, जैसे अभी एक डीआर आया था, फ्रीडम, स्वाधीनता, वो छीन ली थी मुझसे। मेरे पर्सनल रिलेशन, जो भी व्यक्तिगत संबंध थे मेरे परिवार फैमिली के साथ में, वो छीन लिए थे मुझसे। मेरी केयरिंग जो नेचर है देखभाल करने का, वो छीन लिया था। मेरा कंफर्ट, आराम छीन लिया था। रातों की नींद छीन ली थी मेरी। इंटीग्रिटी जिसे बोलते हैं हम, ईमानदारी में काम आती है, वो जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वही करता हूँ, वो कम कर लिया था मेरा। मेरा वर्तमान, प्रेजेंट, आज का जो दिन है, वो छीन लिया था मेरा। वो बहुत बड़ी चीज है जो ये प्रेजेंट में जीना, हेयर एंड नाउ में मैं कहता हूँ। स्लोगन्स में हम लोग उसको जीने की कोशिश करते हैं। यार वही छीन लिया तो फिर मैं कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाऊंगा? और वो जब मैं फेलोशिप में आने से पहले, तब तो मुझे इस चीज के बारे में अनुभव ही नहीं था, पता भी नहीं था कि मैं बीमार हूँ। तो उस समय की बात करने का तात्पर्य नहीं है। ये जो जंग शुरू हुई है मेरी, ये जो चॉइस मिली है मुझे कि मेरे को फियर के साथ रहना है या फेथ के साथ रहना है, ये मुझे फेलोशिप में जुड़ने के बाद जब समस्या का पता लगा और समाधान का पता लगा, तभी से शुरू हुआ है। तो दोस्तों, मैं जब यहाँ पे जुड़ा था फेलोशिप में, तो ये सब चीजें जो भी तो बताई मैंने आपको, ईमानदारी, आराम, देखभाल करना, स्वाधीनता, परिवार, व्यक्तिगत संबंध, मेरा वर्तमान, और उसके साथ साथ मेरी समझदारी, जो सैनिटी रिस्टोर करने को हम बोलते हैं दूसरे कदम में, वो भी छीन ली थी। मेरी सिक्योरिटी, सुरक्षा, जॉब परफॉर्मेंस, कार्य करने की जो मेरा जो प्रदर्शन था, वो छीन लिया था। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर छीन लिया था यार। मुझे लोग पहले बोलते थे, सोमेश तुम तो हमारे कपिल शर्मा हो। मैं इतना मजाकिया और हंसी मजाक करने वाला था। आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने तक जब मैं जयपुर था, जयपुर से फिर गुड़गांव गया था, गुड़गांव से फिर मेरा कच्छ हो गया था ट्रांसफर। वो 6 महीने के बाद दिवाली आई थी, 6 महीने के बाद तो मैं थोड़ा हंसना सीखा था। मेरी हास्य बोध मेरा छीन लिया था। मेरा जॉय, वो जो उत्साह करने का जो प्रणाली थी मेरी, का घर काम मीटिंग या फिर कोई भी फंक्शन होने दो, सोमेश ही सोमेश दिखता था, वो छीन लिया था उत्साह। दोस्ती छीन ली थी मेरी, मेरा विकास छीन लिया था। अब ग्रोथ ही छीन ली तो फिर क्या
स्पिरिचुअल लाइफ यदि मेरी खत्म हो जाएगी तो मैं तो डेड हूँ, मर जाऊंगा। तो वो भी छीन लिया था। ओपन माइंडेडनेस, खुला मन, समय, विलिंगनेस, मेरी इच्छुकता। और दोस्तों इन सब से ऊपर जो छीना था मेरा, वो छीना था मेरा विश्वास। क्योंकि जहां फियर है वहां फेथ रह ही नहीं सकता है। और फेथ नहीं है तो मैं तो, पहले बोलते हैं फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, यहाँ तो फेथ ही नहीं है, तो वो तो डबल मर गया। और उससे ऊपर मेरी जो उच्च शक्ति थी, हायर पावर थी दोस्तों, वो मुझसे दूर हो गई थी। हालांकि वो मेरे पास ही थी, लेकिन मैं डरों में रहूंगा तो वो नहीं दिखेगी ना। वो डर का जो आवरण है जो ओढ़ रखा है मैंने, वो जब तक हटाऊंगा नहीं, वो बादल हटाऊंगा नहीं, मैं उस आकाश को कैसे महसूस कर पाऊंगा जो स्थिर है, जो परम सत्य है, जो मेरा एबीसी में 3 पर्टिनेंट आइडिया में सी पार्ट है, क ख ग। तो यार उस तक कैसे जा पाऊंगा? पूरा डरों का आवरण बिठा रखा है। अब ये डर है क्या? डर, जैसे कि मेरे को बताया गया है रिजनमेंट के बारे में, है ना। जब भी मैं बात करता हूँ चारित्रिक दोषों में, उसमें निकल के आता है कि स्पिरिचुअल मेलेडी, जो मेरी आध्यात्मिक शून्यता है, जो बीमारी है, उसका सबसे बड़ा ऑफेंडर है रिजनमेंट, नंबर 1 ऑफेंडर है। ठीक है, तो मैं रिजनमेंट रिजनमेंट पे ही ध्यान देता था। अभी मैंने शेयरिंग से पहले जो फियर पे काम करना शुरू किया, हालांकि मैं फियर को बहुत भारी मानता हूँ, रिजनमेंट से कम नहीं है वो भी। तो उसमें भी कहा गया है, चीफ एक्टिवेटर ऑफ माई डिफेक्ट्स हैज बीन सेल्फ सेंटर्ड फियर। मतलब मेरे जो चारित्रिक दोष हैं, जितने भी चारित्रिक दोषों का जो मुख्य कारण है, जो हम बोलते हैं रूट एंड कॉज, तो जो रूट है ना, वो जो कॉज है मेरा, रूट ऑफ कॉज, इफेक्ट नहीं, कॉज, जो मेन कारण है, वो मेरा भय है। आत्म केंद्रित भय या स्वार्थी भय भी कह सकता हूँ। मोटा मोटी मैं ये समझ पाया दोस्तों कि यदि मैं देखूं मेरे जीवन में, इस बात का डर रहता है कि जो मुझे नहीं मिल, जो मुझे मतलब जो मुझे मिला है, जो मेरे पास है, यदि मैं उसे खो दूंगा तो उसका डर आता है मुझे। या मोटा मोटी जो फिर मुझे चाहिए, जो मिला ही नहीं, उसको नहीं पाने का डर। मतलब मेरी मांगे पूरी नहीं हुई, वो जो डिमांड्स अधूरी रह गई, जो अनसेटिस्फाइड डिमांड्स कह सकते हैं उसको, अनसेटिस्फाइड डिमांड्स, मतलब अधूरी मांगे, यदि वो नहीं मिलती तो मैं डरों में रह जाता हूँ, और मैं अशांत और हताश हो जाता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। डिस्टर्ब डिस्टर्ब मेरी पहली सीढ़ी है, मेरे को रिकवरी से दूर करने की, रिलैप्स के पास ले जाने की। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ बताया गया, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? पहली सीढ़ी है मेरी फेथ की तरफ बढ़ने की। और जो ये डिस्टरबेंस आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, वो क्यों आता है दोस्तों? उसका कारण मैंने आज पता लगाया है। मेरी अधूरी मांगे, मेरी डिमांड्स, हमारी मांगे पूरी करो वाली जो बात है, वो पूरी नहीं होती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, अशांत हो जाता हूँ। और उसमें दो मुख्य चीजें जो मैंने बताई यहाँ पे, मोटा मोटी वाली बात, कि जो मेरे पास है उसे खो दूंगा, उसका डर। वो तो चलो ठीक है, जो मेरे पास है खो दूंगा डर, वो तो छोटी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है, जो दूसरी बात है, या जो मुझे चाहिए वो ना मिला, उसका डर। जो मुझे चाहिए उसका डर, ये मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। क्योंकि जब मेरी सहज प्रवृत्ति, मतलब जो मेरी इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं ना, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जो हमारे चौथे कदम का बेस है, कि ये सोशल सेक्स सिक्योरिटी, यदि वो संतुष्टि में नहीं होती है, यदि सेटिस्फाई नहीं कर पाता मैं उनको, तब मैं दूसरों की जो चीजें होती है, दूसरों की जो संपत्ति होती है ना, उसके लिए मेरे मन में लालच आ जाता है, और मैं उसे पाने की कोशिश करता हूँ। तो जो मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, सोशल सेक्स सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सेक्स, वो परिवर्तित हो जाती है मेरी इन डिमांड्स के कारण, जो मैंने भी बताई थी। वो परिवर्तित हो जाती है पावर, मनी और सेक्स में। अब ये वही बात हो गई, अनुचित डिमांड, जो अनरीजनेबल डिमांड्स थी मेरी, जो अनुचित मांगे थी मेरी, वो वापस से मेरे अंदर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के पास है वो चाहिए मुझे। तो दूसरों की संपत्ति हो गई, दूसरों की, मतलब उनके पास जो, जरूरी नहीं है कोई वस्तु की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तियों की बात भी हो सकती है, कामुकता की विचार भी आते हैं उसमें। और पावर, पावर की लालसा, कि भाई मेरे समाज में मेरा एक नाम होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, मैं ऊपर होना चाहिए। वो नहीं मिलेगा मुझे, अब चाहिए आगे ना, डिमांड आ गई, फिर से मेरी मांगे आ गई। मुझे बड़ा बन के दिखना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है, मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है। वो चीजें रहती ही हैं, वो
वो पहले कम होती हैं जब वो मेरी नीड्स से वांट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जब आवश्यकताएं, जरूरत, चीजें मेरी खुद की बन जाती हैं, तो तकलीफ आती है। अब ये डिमांड्स को या तो मैं पूरा करूं, और वो पूरा नहीं होती तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ। और गुस्सा, मुझे बताया गया, एंगर इज अ डूबियस लग्जरी फॉर अदर्स। मेरे लिए एंगर पॉइजन के समान है, क्योंकि पीता मैं हूँ, सोचता हूँ सामने वाला मर जावे। तो ये देखो कहाँ से बात शुरू हुई थी, अनसेटिस्फाइड डिमांड से बात शुरू हुई थी, और वो मेरी चाहतें बढ़ गई थी, मेरी चाहत, लालसा बढ़ गई थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, उसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा था। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, दूसरों को जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो यदि पूरी हो जाती है, उसको देख के मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मेरे कॉलेज टाइम में भी हुआ है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी हुआ है। अरे यार वो तो कार ले रहा है, अरे उसको तो प्रमोशन हो गया, अरे वो तो अमेरिका जा रहा है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन। और उसके कारण मैं उसको ईर्ष्या के रूप में लेता हूँ और उससे दूर हो जाता हूँ। उससे एनवी बोलते हैं अपन जो इंग्लिश में, वो शब्द मेरे लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और जबकि मेरा कुछ भी नहीं होता, वो उसका है, उसको, उसने काम किया, उसने कार्य किया, उस पे उसको, उसका ईश्वर ने उसको फल दिया। मैं परेशान हो रहा हूँ खामा। भाई ना लेना एक ना देना दो, परेशानी में डबल हूं मैं। तो दो बातें आ गई फिर से। पहला, जो मेरी चीज पूरी नहीं होती है उसके लिए गुस्सा आता है, क्रोध आता है। दूसरे की जो ज्यादा हो रही है उसको देख के ईर्ष्या आती है, उसमें जबकि मेरा कुछ है ही नहीं। तो ये अनरीजनेबल फियर जो मेरे दिमाग में बैठा रहता है, अनुचित भय। अनुचित भय क्यों? क्योंकि ये तो गलत बात है ना भाई, जो मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं महत्वाकांक्षाओं को देख रहा हूँ दूसरों की, और वो पूरी हो रही है, गुस्सा कर रहा हूँ, ईर्ष्या कर रहा हूँ। तो ये तो गलत बात होगी ना यार। लेकिन ये होता है, ये मानव का स्वभाव है। मानव का तो छोड़ो, सोमेश का तो पक्का है। यार इससे एक चीज साफ नजर आती है कि ये जो नजर और नसीब है ना यार, नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज अक्सर नजर ही नहीं आती। तो जो मेरे पास है, एज येट जो बोला जाता है हमको, वो यहीं आके दिखता है मुझे। क्यों? क्योंकि बुरी तरह टूट के फूट के आया था मैं, और मुझे और डरों के साथ जीने की उम्मीद भी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी। तब मैंने देखा कि यार जो मेरे पास है वो क्या है, उसको मैंने देखना चालू किया। और जो नसीब में नहीं था, अक्सर वही चीज मुझे पहले पाती थी। लेकिन जब मैंने पहला कदम लिया, जब मैं पूरी तरह आत्मसमर्पण किया, हाथ खड़े करके हाथ ऊपर कर लिए, प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, मैं शक्तिहीन हूँ, तो वही सेम चीज जो शराब के सामने करी थी, एंटायरली रेडी मैंने छठे कदम में भी करी। ये चारित्रिक दोष है प्रभु, इनसे मेरे को नहीं संभल पा रहा। वो आगे की बात है, वो कैसे हुआ, छठे तक कैसे आया, उसके लिए मुझे बिलीव से फेथ में आना पड़ता है। और वो फेथ बिना एक्शन के काम नहीं करता है। खैर वो तो फेथ की बात है, लेकिन मैं डरों की बात कर रहा था। अभी क्या हो गया ना, मेरी जो डिमांड्स थी उसको मुझे कम करना होगा। मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस मोड में आना पड़ेगा। ये पहली बात हो जाती है। फिर दूसरी बात, जो फियर है वो मेरा, अच्छा ये फियर जो है ना, ये मेरा एक स्टेपिंग स्टोन भी बोलते हैं इसको, स्टेपिंग स्टोन टू प्रूडेंस। मतलब जो भय है वो एक सीढ़ी है विवेक की तरफ जाने की। विवेक क्या है? विवेक मेरा एक अलग वो है, आभूषण है जो मुझे सोब्राइटी में मिलता है। और वो फियर जो है ना, फियर, अभी ये देखो, ये जो फियर जो है ना, ये यहाँ पे एक चॉइस आ जाती है मेरे पास। यदि मैं फियर से उसको न्याय के रूप में देखूं कि ये सोच रहा हूँ, जो गलत सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, मैं अपना न्याय खुद कर सकता हूँ। मैंने डिसीजन लिया है कि मेरे को ये डिमांड आ गई कि भाई मेरे को कार चाहिए। अब यदि उसकी रिक्वायरमेंट है, यदि मुझे लोन बिना मिल रही है, तो मैं ले सकता हूँ। यदि मैं घर परिवार में आगे तक के खर्चे चलाते चलाते वो काम कर सकता हूँ तो ले सकता हूँ। लेकिन मैं किसी सामने को देख के ले रहा हूँ, मैं किसी और व्यक्ति के उसकी 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 बढ़ोतरी को देखते हुए ले रहा हूँ, तो ये गलत बात है। अब इसमें क्या आ जाता है, इंटेंशन। जैसे फियर आता है, उसके पीछे इंटेंशन यदि मेरा गलत है, तो मुझे तुरंत उसको खारिज करना है। और खारिज करते ही वो फिर मैं एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट की भावना में आ जाऊंगा, और दूसरों को प्यार करने लगूंगा। जो 11th प्रेयर में मैं बोलता हूँ, दूसरों को प्यार दूं।
यदि उसका उल्टा करता हूं मैं, नहीं नहीं मेरा फियर सही है और मुझे घृणा ही हो रही है उससे, उसके लिए लेनी है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपैरिजन में आ गया मैं, वो मेरे को लेनी है, ये वाली कार ले ली है, मारा लाल फरारी पाई है, तो वो चीज में आ जाता हूँ ना फियर में से, फिर वो हेट निकलती है, फिर रिजेंटमेंट हो जाता है, फिर वो नहीं मिलती है तो गुस्सा आ जाता है, एंगर में चला जाता हूँ, और एंगर इज अ डूबियस लग्जरी, मैं मर जाऊंगा। तो यार ये तो हो गई बात डरों की। डरों से निकलने के लिए मुझे फेथ मानना पड़ेगा, और फेथ यहाँ बोला गया है, जैसे ही फेथ शब्द मेरे दिमाग में आता है ना यार, एक चीज आती है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। अब ये क्या एक्शन है, मतलब मैं फेथ में हूं लेकिन एक्शन में नहीं हूं, तो वो फेथ नहीं कहलाएगा, वो बिलीव ही कहलाएगा। वो कुछ कार्य नहीं किया मैंने, सिर्फ डिसीजन ही लिया है कि हाँ मेरी इच्छा और जीवन तू ले ले प्रभु। कार्य करना पड़ता है, जहां भी फेथ का शब्द आता है वहां मुझे कार्य करना पड़ता है, एक्शन में आना पड़ता है, क्योंकि ये बिलीफ केम टू बिलीफ, जो दूसरा स्टेप है हमारा, वो समाधान का पहला पहला स्टेप है, वो समाधान का। प्रॉब्लम तो मेरे पहले कदम में दिखा दी, समाधान दूसरे कदम से चालू हुआ। आई केम टू बिलीव, कहाँ आया, मैं मीटिंगों में आया, आपकी बात सुनी, मैंने आइडेंटिफिकेशन ली आपसे, आपकी बातों में वो चीज दिख रही थी जो मेरे जीवन में घटित हुई है, वो आपके एक्सपीरियंस में सुना मैंने, तब मैंने आइडेंटिफाई किया और उसको लेके मैंने पहला कदम पूरा कर लिया, 100% मान लिया, हाथ खड़े कर लिए। अब क्या करूं जी। अब केम टू बिलीव की बात आती है ना, वो बिलीफ उस उच्च शक्ति पे जिसको मैं अपना जीवन और अपनी इच्छा सौंपने का डिसीजन लिया है। अभी तक फेथ नहीं आया। फेथ किस बात पे आएगा मेरे को, जब मैं एक्शन करूंगा तब आएगा। ये एक्चुअली मेरा खुद का प्रोग्राम है। अभी तक मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, अपनी बातें बता रहा हूँ, जो भी हो रहा है बातों बातों में सब चीजें हो रही है। कॉन्फेस करके फेथ डेवलप नहीं होता है, कन्फेशन से फेथ डेवलप नहीं होता, फेथ डेवलप होता है एक्शन से, और एक्शन होता है ईश्वर की डायरेक्शन में, ईश्वर की इच्छा के डायरेक्शन में यदि मैं काम करूँ तो। दोस्तों एक कहानी है जो मैंने अभी छोटी सी बनाई है। जैसे एक शराबी दोस्त है यार, उसको कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, और उसको ना उठा के वो पहाड़ी पे ले जाते हैं और ऊपर से नीचे फेंक देते हैं मरने के लिए, कि ये नीचे गिरेगा मर जाएगा। और जैसे ही उसको फेंकने लगते हैं ना, तभी वो शराबी जो दोस्त होता है यार, वो बोलता है, अगर लिटरेचर की वाणी 100% सच है, अगर लिटरेचर की वाणी 100% सच है, लिटरेचर में 100% सच्चाई है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। वो इतना कहता है, उतने में उन लोगों ने उसको फेंक दिया, और वो नीचे गिरता है, और उसे कुछ नहीं होता, बस सर पे एक चोट लग जाती है। लेकिन वो ये सोचते हैं, उसको कुछ नहीं हो वो तो अलग बात है, वो ये सोचता है कि मेरे सर पे कैसे चोट लग गई, मतलब लिटरेचर 100% सही नहीं है क्या। वो या पट्टी लगाता है, हैंडी प्लास लगा के अपने स्पॉन्सर के पास जाता है, और बोलता है, देखो साहब ऐसा ऐसा हुआ, लोगों से मेरी से ईर्ष्या हो गई और उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया, मरने के लिए डाल दिया, और मैंने ऐसा सेंटेंस बोला कि अगर लिटरेचर की वाणी में 100% सच्चाई है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो यार वो स्पॉन्सर बोले कि भाई तुमने ये अगर क्यों लगाया, अगर लगाती तुम क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तुमने तुमने कंडीशन अप्लाई कर दी। भाई ईश्वर पे भरोसा है, उस पे फेथ है, तो वो 100% होना चाहिए, अनकंडीशनल फेथ। अनकंडीशनल फेथ होगा तभी मैं उन चीजों से दूर जा पाऊंगा, जिससे जो मुझे डरों की तरफ लेके जाते हैं, उन चीजों से दूर रह पाऊंगा। तो यार वो जो अगर है ना, उसके कारण ही तेरे सिर पे चोट आई है। यदि तू अगर नहीं बोलता, यदि तू बोलता कि जो लिटरेचर, यदि नहीं, लिटरेचर 100% सही है, मुझे बचा ले। तो यार ये छोटी सी कहानी है जो मैंने अभी बनाई थी, जो मुझे लगा कि इसमें ना ये अगर का बहुत बड़ा रोल है, और ये अगर नहीं ये लगाऊं ना मैं अपनी जिंदगी में, मैं ईश्वर पे भरोसा करते रहूं ना, तो मेरे काम होंगे। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया है। मैंने अपने 33 महीने की सोब्राइटी में 25 बार तो अलग अलग सिटियों में जाके मैं फेलोशिप मेंबरों से जुड़ा हूँ। 45 बार मैं अपने घर से बाहर सिटियों में गया हूँ। मैं हर बार डर डर के जाता था शुरू में, लेकिन बाद में मेरा विश्वास बढ़ता रहा और वो फियर खत्म हो गए। खत्म नहीं हुए, वो रोज का प्रोग्राम है, मुझे रोज ही करना पड़ता है कार्य उस पे। फियर कम होते हैं, ओ सॉरी फेथ कम होता है, फिर मुझे उसको बढ़ाना पड़ता है फेथ को। और वो कैसे बढ़ते हैं, जब मैं काम करता हूँ, एक्शन में करता हूँ उसको, लेकिन उसके साथ में प्रार्थना जरूरी है। तो यार करेज जो है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ कि फियर फियर का अभाव नहीं है, मतलब फियर के एब्सेंस में करेज नहीं आता है।
करेज कब आता है? जब वो फियर के साथ, फियर वहीं पे बैठा है, मेरे साथ ही बैठा है वो। भाई मेरे कुछ बड़े बड़े लोन हैं, मेरी फाइनेंशियल आप कह लो रॉक बॉटम में है, बहुत तगड़ा है, जो मैं अभी तक उभर नहीं पाया हूँ उससे। लेकिन जो शुरुआती दौर का जो सोमेश था 2.5 साल पहले का, उस समय का सोमेश और आज के सोमेश में वो ईएमआई वही चल रही है, लोन वही चल रहे हैं, अभी भी मॉर्टगेज पे मेरा गहना वगैरह रखा हुआ है वाइफ ने। लेकिन आज मैं शांति से सो पा रहा हूँ। आज मैं शांति से सो पा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं उस चीज को लेके पहले चल रहा था, रोज चल रहा था मैं, रोज मेरे फाइनेंशियल्स को लेके रोता था मैं। अरे क्या कर लिया यार, क्या जरूरत थी मेरे को इतने बड़े बड़े सपने देखने की, इतने बड़े बड़े घर खरीदने की, और बच्चों की पढ़ाइयाँ थी, नौकरी संभल नहीं रही मुझसे, फिर भी मैं वो शराब के नशे में खरीदता गया। तो वो जो चीजें थी ना यार, वो मुझे बहुत डराती थी शुरू शुरू में। आज भी वही कंडीशन है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि आर्थिक असुरक्षा की भावना हमसे दूर हो जाएगी, 90 कदम का जो प्रॉमिस है, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है यार। और उसी के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी भी रखी है आपको, बिल साहब की। जो बिल साहब जब 1937-38 में उनको जो फंड्स की क्राइसिस हुई थी, तो बिल साहब, क्योंकि वो भी यार 1937-38 में वो भी मेरी तरह 2.5 साल 3 साल सोबर ही थे। 34 एंड में उनको सोबराइटी मिली थी, 1937-38 में वो 2 साल 3 साल सोबर ही थे। और उनके पास बड़ा हुजूम आ रहा था, 40 से 100 लोग मेंबर्स उनसे जुड़ रहे थे, अपने घर पे रख रहे थे उनको, घर का खाना खिला रहे थे अल्कोहलिक्स को। उस समय मीटिंग का ट्रेडिशन धीरे धीरे शुरू हो रहा था। पैसे नहीं थे उनके पास, वो झल्लाते हुए अपने, ये जो लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग है जूनियर, जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं, इनकी जो सिस्टर है डोरथी, ये डोरथी सिस्टर है, मदर है, और ये बिल खड़े हैं, उनके नाना नानी खड़े हैं, तो उसके हस्बैंड है ये। तो लियोनार्डो स्ट्रॉन्ग के पास गए और बड़े ही गुस्से में बोला, ये कुछ नहीं हो रहा, दिमाग खराब हो रखा है। वही देखो एंगर आ गया ना, फियर था, फियर को नेगेटिविटी में लाए और एंगर लेकर आ गए। बड़े खिन्नता में थे, बड़े दुखी थे। तो इन्होंने बोला कि अरे, इन्होंने समझा उस चीज को, और लियोनार्ड ने बोला कि यार ये मेरे एक दोस्त हैं, और वो जो फ्रेंड है विलियर्ड रिचर्डसन, वो यहाँ के जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जॉन डी रॉकफेलर, उनके काफी घनिष्ठ मित्र हैं। तो मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। और उन्होंने उनको फोन लगाया लियोनार्ड ने, और वो काफी सालों बाद बात कर रहे थे दोनों आपस में। तो लियोनार्ड ने जब फोन लगाया विलियर्ड रिचर्डसन को, तो रिचर्डसन बोले, हाय लियोनार्ड, हाउ आर यू, बहुत दिनों बाद याद किया। तो उन्होंने बोला, यार मेरे एक रिलेटिव है। बोला, आई एम गुड थैंक यू, लेकिन मेरा एक रिलेटिव है, वो बड़ा परेशान हो रखा है, और वो बहुत ही सक्सेसफुल काम कर रहा है एल्कोहलिक्स को लाइन पे लाने के लिए। बोला, ऐसा है तो कल आ जाओ ऑफिस में। वो उनके ऑफिस में गए, 46 फ्लोर पे लिफ्ट से ऊपर गए, और वहां पे वो रॉक रॉक रॉकफेलर रॉकफेलर के ऑफिस में बैठ के उन्होंने डिस्कस किया। बाद में कमेटी बैठाई, कमेटी में डिस्कशन हुआ कि इनको फंड चाहिए, और उनको लगा कि हाँ ये जिनाइन फंड मांग रहा है, इनको थोड़ा बहुत देना चाहिए, ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देना चाहिए। लेकिन जो जॉन डी रॉकफेलर थे ना, उन्होंने क्या किया, फ्रैंक एमोस को भेजा। अब देखो इसमें कितना पेशेंस रखने की बात है। अब ये फियर से जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, अपन जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, हेट की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो फ्रैंक एमोस को भेजा कि तुम जाके देख कर आओ। वो एक्रोन गया, मीटिंग अटेंड करी, डॉक्टर बॉब के जितने भी कलीग्स दूसरे डॉक्टर्स थे, और बाकी जो उनके आसपास के जो लोग थे, उनसे पूछताछ करी। पूछताछ करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई ये बिल्कुल 100% खरा सोने के जैसे हैं ये लोग, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इनको फंड दे सकते हैं। तब भी जॉन डी रॉकफेलर ने सिर्फ $5,000 ही दिए थे उनको। और उसके बाद ये शाही भोज रखा था, भोज में भी उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया था, और उनको बोला कि तुम बुक छापोगे, बुक छपने के बाद बिग बुक, उसको सस्ते दामों पे हमको सबको दोगे। तो यार ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई थी। लेकिन बिल साहब डरे नहीं, उन्होंने उन्होंने यही सोचा कि ये चलो इसमें कुछ अच्छा ही होगी। और ये जो जॉन डी रॉकफेलर थे, यार इनमें देखो ये इतने बड़े उद्योगपति थे, कहते हैं ना भगवान उसी को देता है जिसके पास संभालने की शक्ति हो। तो जॉन डी रॉकफेलर के पास एक उन्होंने हमारी फेलोशिप में एक ऐसी आध्यात्मिकता देखी थी, जिसको वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने ये जो विलियर्ड रिचर्डसन है, तो जॉन डी रॉकफेलर इन्हीं के साथ एसोसिएटेड थे, तब इनको बोला, हे डिक, आई एम अफ्रेड दैट मनी विल स्पॉइल दिस थिंग मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्राम, हमारा स्पिरिचुअलिटी का जो प्रोग्राम है,
उसको खराब कर देगी ये पैसा। इसलिए जितना कम पैसा दिया जाएगा उतना ही अच्छा है। ले यार, उस समय बहुत तंगी से सरवाइव कर रहे थे। डॉक्टर बॉब का भी घर मॉर्गेज में था, तो ये फियर के साथ जी रहे थे। 2 साल 3 साल, किसी के साथ 5 साल, किसी के साथ 10 साल। सबकी भावनाएं, जो क्या कहते हैं, असुरक्षा की भावनाएं है ना, कम होती हैं। कभी जल्दी जल्दी, कभी धीरे धीरे से। आज वही सोमेश है जो 2 2.5 साल पहले रातों को नींद उड़ जाती थी, आंखों में आंसू रहते थे, क्या करूंगा, 3 नौकरियां बदल चुका हूँ, 4 घर बदल चुका हूँ, 15 महीने हो चुके हैं। तो ये देखो, अब ये जो डॉक्टर बॉब और बिल जो थे, उनकी फेलोशिप आज भी 90 सालों तक चल रही है। और आज सोमेश अहमदाबाद में बैठ के ये बता रहा है कि फियर से कैसे निपटा जाए। तो मुझे ये शक्ति कहाँ से मिली? ये शुरुआत नहीं करते। यदि उस दिन वो फियर के जंक्शन से हेट की तरफ बढ़ते हुए, एंगर की तरफ जाते हुए हाथ में गिलास ले लेते, तो क्या होता? भगवान ने रास्ता दिखाया ना उनको, जस्टिस दिया, रेस्पेक्ट मिला, लव मिला, और आज सोमेश यहाँ बैठ के उनको आभार व्यक्त कर रहा है। तो ये जो फियर की जो बात है ना दोस्तों, मैं ये इसलिए छोटी सी स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि फेथ फेथ जो है ना, वो वो मुझे जैसे बताया गया है उसमें 100% बिलीव करना पड़ता है। और उसमें जो जो चेंज करना है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, 3 जॉब बदली, 4 स्कूल बदले, 5 स्पॉन्सर बदले यार। 15 महीने में एकदम डरों में जी रहा था, वही सोमेश आज कह सकता है कि ईश्वर उसके साथ है। वो जो सुचेत संपर्क बनाया है, जो पहले टूट चुका था, और फेलोशिप में जुड़ने से पहले ही टूट चुका था वो। इसलिए तो मैं अज्ञेयवादी कहलाया गया, इसलिए तो मैं एग्नोस्टिक हो गया था। तभी तो मुझे एग्नोस्टिक चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा, डॉक्टर ओपिनियन बहुत अच्छा लगा, बिल की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। क्यों? आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। अरे सोमेश को पता लग रहा था कि सोमेश कितना डरों में जी रहा है और कितना किस चीज से दूर हो गया वो। दोस्तों, जब मैं 10वें कदम पे आया, और 10वें कदम पे आने के बाद 5 चीजों पे एक्शन करना जरूरी था। अभी फेथ विदाउट एक्शन इज डेड बोलते हैं। तो एक्शन क्या लेना था मुझे, वो 10वें कदम में मैं रोज लेता हूँ। वो जो 5 चीजें हैं, 5 एक्शन की चीजें हैं, पहला है कंटिन्यू, दूसरा है आस्क, तीसरा है डिस्कस, चौथा है मेक, पांचवा है टर्न। तो कंटिन्यू पहला, कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यू टू वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट एंड फियर। इसमें फियर भी आता है। तो मुझे वॉच रखना है कंटिन्यू, सुबह से लेकर शाम तक। आज सुबह उठा, प्रार्थना करी, डीआर पढ़ा, मीटिंग अटेंड करी, लिटरेचर पढ़ा, भाइयों से बात करी, ठीक है, ये सब हो गया काम। उसके अलावा घर, काम, मीटिंग, बाकी जगहों पे जाता हूँ। दिमाग में डर आते हैं, आएंगे, पक्का आएंगे, इंसान हूँ यार, भगवान नहीं हूँ। जैसे लकड़ी का स्वभाव जलना होता है, वैसे मेरा स्वभाव भी है। मुझे डरों में जीना आता है, मुझे गुस्से में रहना आता है, वो सब चीजें आती हैं। लेकिन गुस्से का मेन जो वो अभी जो पढ़ा था ना, चीफ एक्टिवेटर, वो डर है। अभी डर आ गया, तो क्या करूं मैं? पहले वॉच किया। दूसरा आस्क। आस्क क्या होता है? भगवान से आस्क। आस्क गॉड, प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, मुझे इनसे तुरंत दूर कर। ये जो भी डर आ रहा है मेरे अंदर, मेरे आर्थिक असुरक्षा की भावना का डर आ रहा है, मेरे जॉब चली जाएगी क्या होगा, अरे कल मुझे रांची जाना है, हे भगवान कैसे जाऊंगा, बीच में कोई दारू का ठेका पड़ेगा तो क्या होगा। इन डरों से दूर कर प्रभु। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बार तीसरी बात है डिस्कस। अभी डिस्कस भगवान से तो कर नहीं सकता, स्पॉन्सर से तो कर ही सकता हूँ। स्पॉन्सर नहीं बनाया, मेंबरों से कर सकता हूँ, जिसकी शेयरिंग मुझे अच्छी लगती है, जिसका नंबर मेरे पास है, उनसे बात करके उनसे डिस्कस कर सकता हूँ कि भाई ये चीजें आ रही है मेरे अंदर। वो कुछ समाधान बताएंगे, वो कुछ टूल्स बताएंगे। ये वही टूल्स हैं जिनसे मेरे को डरों ने दूर कर रखा था शुरू शुरू में, जो मैंने बताया था। उसके बाद आता है मेक। मेक क्या होता है? अमेंड्स। मैंने किसी का बुरा किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, उससे तुरंत माफी मांग लूं, या लिविंग अमेंड्स कर लूं कि भाई आगे से ऐसी गलती ना दोहराऊं, वो मुझे पता होना चाहिए। ये हो गया मेक। और चौथा, पांचवा है टर्न। तो भाई साहब, टर्न रिजोल्यूटली टू हेल्प अदर्स। जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, उसको कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ, दृढ़ता के साथ, सत्यता के साथ मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करूं। बोलते हैं ना, मदद की पुकार, रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज में बोलते हैं। मदद की पुकार आए तो मैं चाहता हूं एक हाथ हमेशा के लिए उसके लिए वहां हो। जिससे मैं कहता हूं ट्रस्टेड सर्वेंट। ट्रस्टेड सर्वेंट कौन है? निष्पक्ष, निष्काम भावना से यदि मैं सेवा करूंगा, अपने एक्सपीरियंस उसको मैं, जो मेरे साथ हुआ है सेम वैसे ही चीज मैं उसको बताऊंगा,
तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस दिखेगा, तभी तो वो आंखों में आंखें डाल के देखेगा तो मेरी आंखें झुकेंगी नहीं। तो यही चीज तो मुझे करनी है, जो मुझे मिला है वही आगे बांटना है। जैसे मैंने जो 5 एक्शन के पॉइंट्स थे, कंटिन्यू, आस्क, डिस्कस। डिस्कस क्या किया मैंने? जो मैंने डिस्कस किया भाई साहब, जिसने मेरे को सीनियर मेंबर ने बताई चीजें मुझे, वही तो मैं उसको टर्न में बताऊंगा, उसको टर्न रिजोल्यूटली मैं दूसरों को हेल्प करूंगा। क्यों? क्योंकि यार ये जो फियर की जो जर्नी शुरुआत हुई थी, उसको मैंने पॉजिटिव वे में लेके एक फेथ में कन्वर्ट करके आज मैं कह सकता हूँ, यस, लव एंड टॉलरेंस इज माय कोड। और उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पेज नंबर 84 में लिखा है बिग बुक के। यार देखो, 3 चीजें हैं। प्रेजेंट मेरा छीन लिया था फ्यूचर, फियर ने। फेथ मेरा प्रेजेंट में लेकर आता है। कैसे? क्योंकि सोरोज लुक्स बैक, वरीज लुक्स अहेड, फेथ लुक्स अप। जो दुख है वो मेरे अतीत में लेके जाते हैं, पीछे दिखाते हैं मुझे। जो मेरी चिंताएं हैं वो मेरे भविष्य में मेरे को आगे की तरफ धकेलती हैं। लेकिन एक फेथ ही ऐसा है, एक विश्वास ही ऐसा है, जो आशा की किरण के साथ मुझे ऊपर देखने हुए, ऊपर देखता हूं तो मैं आज में रहता हूं। तो हेयर एंड नाउ में रहना ही फेथ है। या यूं कह लो, मैं आज में रह के काम करता हूँ, एक्शन लेता हूँ। अभी 10 से 11 के बीच में सुमेश को ये मीटिंग अटेंड करनी है, बस इसी मीटिंग में ध्यान है मेरा। 100% ईमानदारी के साथ लगाऊं। सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक ऑफिस के काम करने हैं, ईमानदारी से ऑफिस के काम कर रहा हूँ। उस समय मैं नहीं करूंगा कुछ और, तो मेरे अंदर डर आएगा ही नहीं। जब मैं हेयर एंड नाउ में रहता हूँ तो मैं कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड आ जाता हूँ। तो ये जो चीज है ना, कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड, ये मुझे, ये 11वें स्टेप में बोलते आती है। तो यार 11वें स्टेप तक क्या करूं मैं? वही जो चौथे से 9वां किया मैंने। जो स्पॉन्सर ने मुझे चौथे कदम से लेके 90वें कदम तक के जो कार्य बताए हैं, वो मुझे रोज 10वें में 11वें में करने हैं। 10वें 11वें में करते करते वो जो इंटरवोवन हो जाएगा, मिल जाएंगे, वही मैं रोज करूंगा। तो बस फिर तो, जो मैं कहता हूँ ना, चौथे कदम करने के बाद 5वां जब मैंने स्पॉन्सर को सुनाया, तो यार एकदम से लाइट हो गया, एकदम से हल्का हो गया। मैं तो डांस कर रहा था, मैं तो चिल्ला रहा था। ऐसे मैंने कई शेयरिंग्स में सुना है। तो यार वही सेम सिचुएशन, वही सेम चीज मैं रोज नहीं महसूस कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। यदि मैं चौथे से 90 तक रोज जी रहा हूँ, तो 10वें 11वें में, तो वही सेम चीज फेथ के साथ मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, और वो सुचित संपर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो उमेश, अभी आज मेरी वाइफ नहीं है घर पे, वो मायके गई है, फ्री माइंड से गई है। मैं यहाँ अकेला हूँ। 2 दिन से थोड़ा डिप्रेशन सा आ रहा था मुझे, अकेलेपन में, है ना, डरों में भी जी रहा था मैं। क्यों? वो लोनलीनेस में चला जा रहा था मैं। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, प्रार्थना करी, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया 10th 11th के हिसाब से, मैं फिर से फेथ में आ गया। और मेरे अंदर वो जो लोनलीनेस था, वो एकांतवास बन गया। ईश्वर के साथ सुचेत संपर्क होने लगा। दोस्तों, मैं ईश्वर का आभार इसलिए नहीं करता हूं कि उसने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल के मुझे अंदर आने दिया, बल्कि इसलिए भी आभार करता हूं कि नरक के द्वार खोलने के लिए उन्होंने नरक के द्वार खोल खोल के रखे और मुझे बाहर लेकर आए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। नरक के द्वार मतलब मेरे डर। और फेथ जो है वो तो रोज कम ज्यादा होता रहता है। तो मुझे स्वर्ग की तरफ नहीं देखना, मुझे आभार देना है कि मुझे नरक से उठा के लाया आप, उसके लिए दरवाजा खोला आपने। तो यार ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत ही बढ़िया चीज है, मुझे जो अच्छी लगती है, मैं रोज करता हूँ और ईश्वर से सुचेत संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ। जिंदगी में यार 2 चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं, एक सांस और एक साथ। सांस मतलब जो हम सांसें लेते हैं। यार जब सांसें टूटती हैं तो इंसान एक ही बार मरता है, मरता है जरूर, एक ही बार मरता है। लेकिन यदि साथ टूट जाता है, तो साथ टूटने से इंसान पल पल मरता है। और मेरे जैसे शराबी के लिए कोई मानवीय शक्ति उसको ठीक नहीं कर सकती, मुझे ठीक नहीं कर सकती। ईश्वर ही कर सकते हैं, और वो सूचित संपर्क से ही करेंगे। और उसके लिए मुझे ए फेलोशिप का साथ बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जो साथ है, वो फेलोशिप से शुरुआत हुई थी मेरी। और जो आज सुचेत संपर्क जो मैं ईश्वर से बना रहा हूँ, जिसके कारण मैं पल पल मरना नहीं चाहता हूँ। अभी पल पल स्पॉन्टेनियस स्पॉट इन्वेंट्री लेता हूँ, ईश्वर से ध्यान और प्रार्थना लगाता हूँ, और अपना डिस्टरबेंस दूर करता हूँ। और
ये करते-करते यार मेरी वो डिमांड्स जो शुरू में बताई थी मैंने, जिससे मेरे डर बढ़ रहे थे, वो डिमांड्स कैसे कम हुए और वो मैं कैसे फ़ेथ की तरफ बढ़ा, मुझे नहीं पता चला। मैंने तो आज तक ये सोचता हूँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अनसैटिस्फाइड डिमांड्स पे कैसे मेरी चीज़ें कम हो गई, अधूरी माँगें कैसे मेरी कम हो गई, मुझे नहीं पता चला। कैसे मेरा वो चीफ़ एक्टिवेटर है जो मेरा जो जिसे कहते हैं वो डर सेल्फ सेंटर्ड फ़ियर वो कैसे कम होने लगा मुझे नहीं पता। कैसे विश्वास बढ़ने लगा मुझे नहीं पता। हाँ, वो ज़रूर है, जो बिलीफ था ना वो शुरू में था। आज वो बिलीफ से मैं बाहर आ गया हूँ, फ़ेथ में आ गया हूँ। अभी फ़ेथ मेरा थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है व्यक्ति, स्थिति, परिस्थितियों के सामने। मैं कभी-कभी मजबूर हो जाता हूँ, कभी-कभी पुरानी चीज़ें याद आ जाती है तो डर जाता हूँ। तो फिर से वही तुरंत कंटिन्यू टू वॉच, आस्क गॉड और डिस्कस इमीडिएटली, मेक अमेंड्स और किसी और की मदद करने के लिए तैयार रहना। और मैं तैयार रहता हूँ। ईश्वर कहीं न कहीं से मुझे फ़ोन कॉल करवा देते हैं या मुझे मिलवा देते हैं जिससे कि मैं मदद कर सकूँ। वो जो 5th एक्शन है मेरा। तो ये 5 एक्शन रोज़ लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ लेना ही है। वन डे है, डेली ये तो डेली का प्रोग्राम है। तो इतना ही शेयर करूँगा क्योंकि यार इसमें मेरे जैसे शराबी को जो बताया मैंने अभी मानवीय शक्ति जो 3 पर्टिनेंट आइडियाज़ थे, वो काम नहीं करते हैं और सिर्फ़ ईश्वर ही करेंगे। लेकिन ईश्वर तक पहुँचाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए क्योंकि आई कांट वी कैन। तो इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।